नमस्ते बच्चों। देखो कल नेट बंद था अपने यहाँ पे, मेरा यहाँ भी नेट बंद था तो वीडियो अपलोड किया था मैंने, शाम को लेट नाइट तक किया था। हो सकता है आप लोगों को नहीं मिला, तो ये एक दो वीडियो एक साथ मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, तो अपना अगला जो टॉपिक था वह है आज कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, उष्मा की धारणा या उष्मा की अवधारणा। आप लोग हेडिंग डाल दो उष्मा की अवधारणा। और होती क्या है उष्मा की अवधारणा, एक बार अपन क्लियर कर लेते हैं। इसको ये बोला जाता है कि जो उष्मा होती है ना वो ऊर्जा का एक रूप होती है और इसे अपन कार्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, उष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है जिसे कार्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये बोला जाता है कि जो उष्मा होती है वो कब उत्पन्न होती है कि जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उष्मा का फ्लो होता है। अपन बोल सकते हैं कि उष्मा का प्रवाह तब होता है जब तंत्र की अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है, और अपन बोलते हैं कि जो उष्मा का जो फ्लो है ना किधर से किधर होगा, यह बोला जाता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। कि जैसे एक तरफ हीट ज्यादा है एक तरफ हीट कम है, तो जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है। अपन बोलते हैं कि जो उष्मा का प्रवाह कब रुकता है, जब जो भी अपना सिस्टम और सराउंडिंग किस में आता हो, तापीय साम्य में, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो उष्मा का फ्लो रुक जाता है। ये बोला जाता है। और ये बोला जाता है कि जो उष्मा होती है, अपन ने देखा था उष्मा Q और W दोनों की दोनों क्या थी, फात फंक्शन थे ना, ये अवस्था फलन थोड़ी थे, फत फलन थे। और मैंने जैसे कार्य के बारे में बताया था कि जो कार्य होता है अपना वो क्या होता है, एल्जेब्रिक क्वांटिटी है। तो ये भी बोला जाता है कि जो उष्मा होती है ना ये भी क्या होती है कि बीजगणितीय राशि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, बीजगणितीय राशि का मतलब कि जो उष्मा का मान है ना वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, जैसे सिस्टम की बात की थी अपन ने कि जब सिस्टम पर कार्य किया जाता है तो वो कैसा होता था, धनात्मक होता था, और जब सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता था तो वो ऋणात्मक होता था। तो ये बोला जाता है कि जब तंत्र सराउंडिंग से पारिपार्श्विक से उष्मा का अवशोषण करता है ना तो जो तंत्र होता है उसकी उष्मा का मान बढ़ जाता है। और जब उष्मा का मान बढ़ जाएगा तो अपना जो Q है ना वो कैसा होगा, धनात्मक। क्योंकि उष्मा को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टाइम पे अपन लिखेंगे उष्मा का मान धनात्मक होता है और उसको प्लस Q से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार ये बोला जाता है कि जब सिस्टम द्वारा ऊर्जा जब जो तंत्र होता है उसके द्वारा उष्मा उत्सर्जित की जाती है तो तंत्र की जो उष्मा होती है उसमें कमी आएगी, तो अपन बोलेंगे वहां पर उष्मा का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और उसको अपन क्या बोलेंगे, Q का मान ऋणात्मक हो गया। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं कि जब पारिपार्श्विक को उष्मा देता है, क्या तंत्र जब पारिपार्श्विक को उष्मा देता है तो अपन बोलते हैं कि यहाँ Q का मान ऋणात्मक हो जाता है। और अपन को पता है उष्मा का जो मान होता है अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। तो कैसा हो गया, एक फत फंक्शन हो गया ना, फत फलन होता है, ये अवस्था फलन नहीं होता। तो अपन बोल सकते हैं जैसे अपन ने एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़े थे, तो जो अपने अवस्था फलन थे उनके तो अपन ने क्या पढ़े थे, यथातथ अवकल पढ़े थे। और जो उष्मा थी और अपना कार्य था उसके लिए अपन ने क्या बोला था, ये दोनों के दोनों एक अयथातथ अवकल थे। तो अपन बोल सकते हैं कार्य के समान dq भी क्या है, एक अयथातथ अवकल है। ठीक है, तो ये बात हो गई उष्मा की अवधारणा की। अब आप लोग हेडिंग डाल दो उष्मा की अवधारणा, और उष्मा की अवधारणा हेडिंग डाल के मैंने नोट्स बोर्ड पे ही लिख दिए हैं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग आराम से इसको वीडियो को रोक के इसको लिख लेना क्या होती है क्या नहीं होती। देखो मैंने लिखा है कि उष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है जिसे कार्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उष्मा का प्रवाह तभी होता है जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है। तंत्र एक ही बार है, तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है। और उष्मा का प्रवाह कहाँ होता है, तो मैंने बोला था उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यदि तंत्र और पारिपार्श्विक सराउंडिंग ताप के साम्य में तो उष्मा का प्रवाह रुक जाता है। तो और उष्मा का प्रभाव ताप द्वारा देखा जा सकता है। अपन बोलते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ गया है टेम्परेचर कम हो गया, जब तो पता चलेगा कि हीट का फ्लो हुआ है। फिर बोला जाता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना आप, कार्य के समान उष्मा भी एक बीजीय राशि होती है, मतलब एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, और इसको अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे Q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब तंत्र पारिपार्श्विक से उष्मा का अवशोषण करता है तो उष्मा का मान कैसा होता है, धनात्मक होगा। और जब तंत्र पारिपार्श्विक को उष्मा देता है तो उष्मा का मान ऋणात्मक होता है, उसको -Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना आप, उष्मा का जो मान है अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। किस पर, पथ पर निर्भर करता है। तो अपन बोलेंगे ये क्या है, उष्मा क्या है, एक पथ फलन हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। तो अपन ने लिख दिया उष्मा एक पथ फलन है, अवस्था फलन नहीं है। कार्य के समान जो dq है वो भी क्या है, एक अयथातथ अवकल है। ओके, देखो अपना अगली हेडिंग है ऊर्जा, एनर्जी। अपन ने उष्मा देखी और मैंने बोला था उष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है। तो अब बात करेंगे ऊर्जा की। अपन बोलते हैं कि जो ऊर्जा होती है किसे कहते हैं, तो अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ते थे छोटी क्लासों में कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते थे, अपन ऊर्जा बोलते थे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोल रहे थे। और अपन फर्स्ट लॉ जब पढ़ेंगे जब अपन को पता चलेगा कि एक तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, तो अपन बोल सकते हैं कि एक तंत्र में ऊर्जा की निश्चित मात्रा होती है। और ये जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, गुरुत्वीय ऊर्जा हो गई,
चुंबकीय ऊर्जा, इन सब का योग होती है। ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी विभिन्न प्रकार की एनर्जियों का योग होता है। और ये बोला जाता है कि जो ऊर्जा होती है उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऊर्जा को मैं बोल सकता हूं बाह्य ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा और बाह्य ऊर्जा, दो रूपों में अपन ऊर्जा को बांट रहे हैं। बात करते हैं पहले बाह्य ऊर्जा की या एक्सटर्नल एनर्जी की। ये बोला जाता है कि किसी भी तंत्र के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है ना, उसको अपन बोलते हैं बाह्य ऊर्जा। किस किस का? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दोनों का योग। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी तंत्र में उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है ना, उसको अपन बोल सकते हैं बाह्य ऊर्जा। अपन बोलते हैं गतिज ऊर्जा किसकी वजह से होती है कि संपूर्ण तंत्र में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसी प्रकार से जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो स्थितिज ऊर्जा किसी भी तंत्र की विद्युत, चुंबकीय, गुरुत्वीय जैसे बल क्षेत्रों की, जैसे बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा हो गई, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गई, उनकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, और अपन बोलते हैं कि जो भी मैंने ऊर्जाएं बताई इनका उष्मागतिकी में कोई लेना देना नहीं होता, मतलब उष्मागतिकी के अंदर अपने काम नहीं आती है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है, जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज ही नहीं होती, तो इसकी अपन क्या करते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, इसको नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, ये बात हो गई बाह्य ऊर्जा की। क्या बोला मैंने? बाह्य ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। और स्थितिज ऊर्जा किसकी वजह से होती है कि किसी भी तंत्र में स्थित गुरुत्वीय क्षेत्र, बल, चुंबकीय क्षेत्र आदि की वजह से, आदि जो स्थित होते हैं उनकी वजह से जो स्थिति ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और गतिज ऊर्जा क्या बोलते हैं? किसी भी तंत्र में गति के कारण, किसी की भी गति हो सकती है, उसके कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है इसको अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और ये जो अपने होती है थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज ही नहीं होता, ज़्यादा यूज नहीं होता, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में को अपन नगण्य मान लेते हैं, इसकी उपेक्षा कर दी जाती है। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। और इंटरनल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा है क्या होती है? अपन ने पढ़ा ना, ऊर्जा एक मात्रात्मक राशि होती थी। जब अपन ने पढ़ा था, दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक तो अपन ने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, तो वहां पर मैंने बताया था ऊर्जा एक कैसी होती है, मात्रात्मक गुण होता है। और मैंने ये भी बताया था कि ये अवस्था फलन होता है, स्टेट फंक्शन में भी अपन ने पढ़ा था। अब ये बोला जाता है कि एक तंत्र में उपस्थित पदार्थ के, कोई भी तंत्र है उसमें पदार्थ उपस्थित हो गया, उसके जो अणु होते हैं ना, उसमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, पदार्थ के अणुओं के अंदर स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और कंपन गति, और साथ ही साथ में बोल दूं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नाभिक हो गए, उन सब की जो ऊर्जा होती है ना, उन सभी को सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो अपन बोलते हैं वो क्या होती है? तंत्र की आंतरिक ऊर्जा होती है। अकेली ऊर्जा नहीं है, मैंने बहुत सारी एनर्जी बोल दी। कोई भी पदार्थ है उसके अंदर जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेशन भी करते हैं, रोटेशन भी करते हैं, और अपन बोल सकते हैं स्थानांतरण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक ही जगह पर घूमते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। उन सब की वजह से क्या होती है? उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अपन बोल सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक की ऊर्जा, उन सब की ऊर्जाएं होती है ना, उन सबका योग होता है। उसको अपन इंक्लूड रूप में उनको, उनका जो सम होता है वो अपना क्या होता है? इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा होती है। और इसको अपन किससे दिखाते हैं? तो ये बोला जाता है कि ये जो ऊर्जा होती है इसको अपन ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और अपन को पता है कि ऊर्जा की जो यूनिट होती है ना, वो क्या होती है? अपन बोलते हैं ना जूल या किलो जूल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बोला जाता है कि किसी भी तंत्र में, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस किस के बारे में बताती है? तो अपन बोल सकते हैं कि जो तंत्र की आंतरिक उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, आंतरिक संरचना होती है, उसका संगठन होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, और उसका वॉल्यूम होता है, सब पर डिपेंड करती है। अपन बताए ना, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब आयतन ज़्यादा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल सबको मिलाकर अपन बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, उन सबका सम होती है। अपन बोल सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम की जो अवस्था होती है, मतलब स्टेट होती है, उसको जब अपन निर्धारित करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है? आंतरिक ऊर्जा तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है। किस पर? अपन ने देखा था ना, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन है, तो अपन बोल रहे थे तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि अवस्था परिवर्तन हो गया? अवस्था परिवर्तन पर निर्भर करती है कि पहले सिस्टम में कितनी एनर्जी थी और अब कितनी। अपन तो यही देखते हैं ना, ये थोड़ी देखेंगे कि उसके बीच बीच में रोक के तो देखेंगे नहीं। अपन को सिस्टम पूरा परिवर्तित करना है कि अभी यहाँ था, अभी यहाँ था, अब ओवरऑल उनका जो चेंज था उसको देख लेते हैं। अब इसको अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन करने के लिए अपन क्या बोलेंगे कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है, अवस्था फलन होता है। अब अपन बात करें कि जो आंतरिक ऊर्जा है उसका वास्तविक परिमाण तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है क्योंकि इंटरनल एनर्जी का को अपर डिटरमाइन करें, अगर उसका पता लगाएं तो वास्तविक रियल आंतरिक ऊर्जा का पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो गई, किसी भी अणु की रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, उन सबका सम होता है ना। अपन किसका योग करें कोई न कोई कम हो जाती है और कोई उसके अंदर आ भी जाती है और निकल भी जाती है। तो अपन बोलते हैं कि कोई भी तंत्र है उसकी अपन वास्तविक ऊर्जा का निर्धारण तो नहीं कर सकते, बट उसकी जो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था है उसकी जो ऊर्जा होती है उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। अपन बोल सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको अपन आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अपन बोले एक स्टेट में कोई भी तंत्र है, उस वो प्रारंभिक में ए अवस्था से बी अवस्था में जाता है, तो प्रारंभिक में मैं बोलूं कि उसकी जो आंतरिक ऊर्जा का मान है ई ए है और अंतिम अवस्था में उस ऊर्जा का मान ई बी है। तो इसका जो डिफरेंस है वो अपन कैसे लिखते थे कि अपन इसको लिख सकते थे डेल्टा ई इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। तो मैं बोल रहा हूं कि आंतरिक ऊर्जा का अपन एब्सोल्यूट वैल्यू तो ज्ञात नहीं कर सकते, बट उसका जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है ना, अवस्था परिवर्तन में होने वाला परिवर्तन, उसको आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है, वो सिस्टम जब अवस्था ए में होता है तो उसकी ऊर्जा ई है मान लिया, और जब अवस्था परिवर्तन पूरा हो गया, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में उसकी ऊर्जा ई बी है। इन दोनों का जो चेंज होगा, या अपन बोल सकते हैं इन दोनों का जो चेंज होता है उसको अपन किससे दिखाते हैं, डेल्टा ई से दिखाते हैं, और डेल्टा ई को लिख सकते हैं ई बी माइनस ई ए। तो अपन बोल सकते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है एक अवस्था फलन होता है, क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, कि ना कि फास्ट फंक्शन। अब अपन बोल सकते हैं कि जो भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा होती है अपन ऊर्जा इसको बोल सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आंतरिक ऊर्जा के क्या क्या लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में जो जो प्रॉपर्टी, क्योंकि पूछ लिया गया था एक बार 3 नंबर 4 नंबर में पूछ लेता है आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण तो आप लोगों को सबको पता है, सबको पता है कि आंतरिक ऊर्जा के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो अपन बोल रहे हैं कि इसके कुछ लक्षण हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको कि ऊर्जा तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है, अवस्था परिवर्तन के फत पर निर्भर नहीं करती। तो और अपन बोल सकते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो एक अवस्था फलन होती है। तो इसका पहला कैरेक्टर मैंने बताया कि जो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, अवस्था परिवर्तन पर निर्भर करती है। तो ये क्या है कि तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो एक अवस्था फलन है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ऊर्जा तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है, अवस्था परिवर्तन के पथ पर नहीं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो एक फास्ट फंक्शन होती है। इसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं सेकेंड कि ऊर्जा में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन की बात करूं मैं कि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, और ऊर्जा में जो सूक्ष्म परिवर्तन होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा इनएग्जैक्ट, क्योंकि अपन को पता है ऊर्जा कौन सी है, स्टेट फंक्शन है, और जो स्टेट फंक्शन होती है उसका कौन सा डिफरेंशिएशन होता है, डेल्ट ई ना, ई है ना, चेंज दिखा रहे हैं। तो अपन बोलेंगे कि जो डी ई है वो क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो एक यथातथ अवकल है। अपन बोल सकते हैं आंतरिक ऊर्जा क्या है, एक अयथातथ अवकल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। फिर मैं बोलूं कि जो ऊर्जा का मान है ना, ऊर्जा का मान कोई भी सिस्टम है उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ऊर्जा का मान तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंतरिक ऊर्जा है कि कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में से मैं बोल सकता हूं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो एक मात्रात्मक गुण है। क्या है, एक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण होती है। ठीक है, इसी प्रकार से फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करूं मैं तो अपन बोल सकते हैं कि ऊर्जा का वास्तविक परिमाण तो ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु उसमें होने वाला जो ऊर्जा परिवर्तन है उसको अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अपन लिख रहे थे डेल्टा ई इक्वल टू ई बी माइनस ई ए, कि अगर दो अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में होने वाले परिवर्तन को अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गई 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो गई। 5वीं की बात करूँ मैं तो जैसे अपन ने बोला कि कार्य, उष्मा, सब एल्जेब्रिक क्वांटिटी, तो अपन बोल सकते हैं कि जो डेल्टा ई है वो भी एक बीजीय राशि होती है, और इसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब धनात्मक और ऋणात्मक के लिए अपन बोलेंगे ना, जैसे प्लस ई, और जैसे धनात्मक है तो अपन बोलेंगे धनात्मक प्लस ई, और ऋणात्मक के लिए माइनस ई होती है। अब ये वही बात है कि अगर तंत्र द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है तो अपन बोल सकते हैं कि धनात्मक होता है इसका मान, और जब तंत्र द्वारा निकलती है तो उसको अपन बोलते हैं ऋणात्मक हो सकती है। अपन बोल सकते हैं कि तंत्र की जब एनर्जी बढ़ जाती है तो वो धनात्मक होता है,
धनात्मक आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी और जब निकल जाती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाएगी, उसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ऋणात्मक होगी अपन बोल सकते हैं। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, यह है कि ऊर्जा संरक्षण का अपन ने नियम पढ़ा है, प्रथम नियम, तो वो क्या बोला जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये बात हुई आंतरिक ऊर्जा की। मैं दोबारा बता देता हूँ आंतरिक ऊर्जा के कौन कौन से लक्षण मैंने बताया, कि फर्स्ट कौन सा बताया मैंने कि आंतरिक ऊर्जा की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती। तो आंतरिक ऊर्जा क्या है, एक अवस्था फलन है, ऐसे याद करना, आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। और तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक मात्रात्मक गुण है। क्या है, मात्रात्मक गुण है। और अपन बोल रहे हैं कि तंत्र में उपस्थित आंतरिक ऊर्जा में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन डीई क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एक यथातथ अवकल है। ठीक है। और अपन बोल सकते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा है एक बीजीय राशि होती है, जिसको अपन जो कि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, कि जब तंत्र की ऊर्जा में कमी हो जाती है तो अपन क्या बोलते हैं कि आंतरिक ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, और जब वृद्धि हो जाती है तो अपन बोलेंगे धनात्मक होगी। और साथ ही साथ लास्ट में मैंने बोला था कि आंतरिक ऊर्जा जो एक राशि है जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो एक बार आप लोग हेडिंग डाल रखी होगी, नहीं डाल रही तो हेडिंग डाल दो ऊर्जा, और इसके बारे में लिखवा देता हूँ आपको। हेडिंग डाल दो ऊर्जा। हेडिंग डाल दो ऊर्जा और लिखो इसमें कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। एक तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। एक तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ये ऊर्जा विभिन्न रूपों जैसे स्थितिज ऊर्जा, ये ऊर्जा विभिन्न रूपों जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये ऊर्जा विभिन्न रूपों जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी आदि में हो सकती है। 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 अब इसमें देखो मैंने बताई थी ऊर्जा को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा में। तो आप लोग हेडिंग डाल दो बाह्य ऊर्जा, एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, बाह्य ऊर्जा या एक्सटर्नल एनर्जी। लिखो इसमें, यह संपूर्ण तंत्र की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा का योगफल होती है। यह संपूर्ण तंत्र की जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम होती है। यह संपूर्ण तंत्र की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा का योगफल होती है। गतिज ऊर्जा संपूर्ण तंत्र की गति के कारण और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा संपूर्ण तंत्र की गति के कारण और स्थितिज ऊर्जा तंत्र की विद्युत, तंत्र की विद्युत, तंत्र की विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय गुरुत्व जैसे बल क्षेत्र में स्थित होने के कारण होती है। बल क्षेत्र में स्थित होने के कारण होती है। अतः इसका ऊष्मागतिकी में कोई उपयोग नहीं है। अतः इसका ऊष्मागतिकी में कोई उपयोग नहीं है। अतः इसकी उपेक्षा कर दी जाती है। मतलब इसको नेग्लिजिबल अपन मान लेते हैं। अतः इसकी उपेक्षा कर दी जाती है। ठीक है। अब अगले हेडिंग डाल दो आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा। लिखो इसमें, एक तंत्र में उपस्थित पदार्थ के अणुओं, एक तंत्र में उपस्थित पदार्थ के अणुओं की स्थानांतरण, घूर्णन तथा कंपन गतियों द्वारा
घूर्णन तथा कंपन गतियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तथा उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं कंपन गतियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तथा उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों की उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों की ऊर्जा को सम्मिलित रूप से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा ई द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो भाई यूट्यूब पे ऑप्शन दे रखा है, उससे आप स्पीड कम कर सकते हो। SI इकाई में ये जूल अथवा किलो जूल kg अथवा किलो जूल में व्यक्त की जाती है। किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उसमें उपस्थित पदार्थ की रासायनिक प्रकृति, ब्रैकेट में लिख देना इंटरनल स्ट्रक्चर और संगठन, आंतरिक संरचना एवं संगठन, इंटरनल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, ब्रैकेट बंद, ताप, दाब एवं आयतन पर निर्भर करती है। ताप, दाब एवं आयतन पर निर्भर करती है। चूंकि यह कारक तंत्र की अवस्था निर्धारित करते हैं, अतः आंतरिक ऊर्जा तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि अवस्था परिवर्तन के पथ पर। इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण एब्सोल्यूट वैल्यू। आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण एब्सोल्यूट वैल्यू। आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण ज्ञात नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत सारे अनिर्धारित कारकों जैसे अणुओं की विभिन्न गतियां, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं विन्यास, नाभिकीय ऊर्जा आदि पर निर्भर करता है। परंतु उष्मागतिकी में वास्तविक परिमाण की आवश्यकता नहीं होती। केवल अवस्था परिवर्तन में होने वाला आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ही महत्वपूर्ण है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होने वाला अवस्था परिवर्तन ही महत्वपूर्ण है, जिसे सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था A तथा अंतिम अवस्था B में किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जाएं क्रमशः EA तथा EB हो तो डेल्टा E इक्वल टू
EB माइनस EA, डेल्टा E इक्वल टू EB माइनस EA। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डाल दो आंतरिक ऊर्जा के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल एनर्जी। हेडिंग डाल दो आप लोग आंतरिक ऊर्जा के लक्षण। देखो मैंने ये लिख दिए आंतरिक ऊर्जा के लक्षण पूरे के पूरे यहाँ पर। अब आप लोग लिख लेना इनको आराम से स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है इसको। एक बार मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट जो लक्षण है वह है ऊर्जा तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है, अवस्था परिवर्तन के पथ पर नहीं, अतः ऊर्जा एक अवस्था फलन है। तो अपन बोल सकते हैं कि ऊर्जा क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। सेकंड है, मैंने बताया था कि ऊर्जा में होने वाला जो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है DE, वो क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एक यथातथ अवकल है। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई है, ऊर्जा का मान तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः ऊर्जा क्या है, एक मात्रात्मक गुण है। अपन ने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में देखा था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसमें से कि जो प्रॉपर्टी पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती है वहाँ पर ऊर्जा आ रहा था, तो ऊर्जा क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ मैंने बताया कि ऊर्जा का अपन एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब वास्तविक परिमाण को ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु ऊर्जा परिवर्तन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में जो अगर परिवर्तन हो तो अपन बोल सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू EB माइनस EA। ठीक है, और अपन बोल सकते हैं कि जैसे साइक्लिक प्रोसेस देखी थी अपन ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल के अंदर, कि इनमें जितने भी चक्रीय समाकलन थे उन सबका मान क्या होता था, 0। तो अपन बोल सकते हैं कि एक चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि डेल E एक बीजीय राशि है, इसका जो मान है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक मान कब होगा, जब तंत्र में ऊर्जा का अवशोषण होता है, और ऋणात्मक मान कब होता है, जब तंत्र में ऊर्जा की कमी होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल उन जो ऊर्जा होती है उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी आंतरिक ऊर्जा के लक्षण थे। अब अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई होगी आज का लेक्चर मेरे हिसाब से आसानी से। तो आप लोग खुद भी करो, दूसरे लोगों को भी बताओ। ठीक है, दूसरे लोगों को बताओगे और सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाओ मेरे, इससे कॉन्फिडेंस मिलता रहे मुझे, जिससे पता चले कि तुम लोग देख रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।